हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। मेरे साथ हैं मेरे सीनियर साथी इल्मान खान। और मेरे हाथ में क्या है जरा गैस कीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूं। मेरे हाथ में है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उन्होंने मुझे नहीं दिया है, उन्होंने मोदी जी को दिया है, लेकिन ये जो इस्तीफा है इसका प्रिंट है मेरे पास। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें लिखा क्या है। तो पहले इल्मान जी दर्शकों को बता दें कि ये जो 2 पन्ने का इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है इसमें उन्होंने क्या लिखा है, इसके बाद आगे की हम बात करेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिखा है अपने इस्तीफे में, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावकों और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं है, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्री परिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो जो इस इस्तीफे में लिखा है, हमने लफ्ज ब लफ्ज आपको पढ़कर सुनाया। इसमें उनकी पीड़ा भी है, भविष्य की सोच भी है, चिंता भी है और साफ कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में उनका मन दुखी है और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बिल्कुल भी नहीं है। तो इल्मान जी, वैसे तो ये एक मंत्री का इस्तीफा है, एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा है। इससे पहले भी बहुत इस्तीफे हुए होंगे देश में, प्रदेश में, लेकिन
इस इस्तीफे की चर्चा इतनी क्यों होनी चाहिए, हम क्यों बैठे हैं? ये इस्तीफा जिस समय में आया है, क्या उस समय का भी इसमें कोई रोल है? जिस वजह से भी आया है उस वजह का भी कुछ रोल है? मोदी सरकार जो जानी जाती है वो इस वजह से जानी जाती है कि उसमें इस्तीफे नहीं होते। राजनाथ सिंह का एक बड़ा चर्चित बयान है, जब उनसे पूछा गया किसी मसले को लेकर जिसमें एक मंत्री केंद्रीय मंत्री का नाम आया, तो उनसे पूछा गया कि वो केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा देंगे, तो राजनाथ सिंह ने दो टूक जवाब दिया था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे। तो मोदी सरकार किसी भी स्तर पर कमजोर दिखना नहीं चाहती थी। अभी तक का मोदी सरकार का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड 2014 से देखेंगे तो अभी तक किसी भी मंत्री का इस्तीफा इन कारणों से नहीं लिया गया है। इन कारणों से मतलब यानी दबाव की राजनीति को लेकर, जिस तरीके से पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से आप देख रहे थे कि देश में जिस तरीके का माहौल था, पूरे युवा जंतर मंतर पर इकट्ठा थे और देश के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। उसमें मांग ये रखी गई थी, मुख्य मांग जो थी वो ये थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। वो जिस लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरीके की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो ये कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। और लगातार विपक्ष भी जिस तरीके से संसद या संसद के बाहर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा था, एक सूत्री मांग ये थी तमाम मांगों के बीच में कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। मोदी सरकार और सरकार के जितने संकट मोचक थे वो लगातार इस प्रयास में लगे हुए थे कि इससे निकला जाए। उन्होंने तमाम तरह की कोशिशें की, उन्होंने सोनम वांगचुक से बात की, उनका अनशन खत्म किया गया, 2 राउंड की बातें सीजेपी के नेताओं से भी की गई कि कुछ हल निकले आए, लेकिन उनकी जो मांग थी, जिस तरीके से वो एडमेंट थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा, उसके बाद ये पहली बार मोदी सरकार में हुआ है कि किसी केंद्रीय मंत्री ने इस तरीके से दबाव के बीच इस्तीफा दिया है। तो इसके बहुत सारे पॉलिटिकल मायने आने वाले दिनों में निकाले जाएंगे कि अभी तक जो कहा जाता था कि मोदी सरकार झुकती नहीं है, उसमें इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन यह पहली दफा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर उस परिपाटी को तोड़ा है। तो अब यह कहा जा सकता है राम की मोदी सरकार में भी इस्तीफे होते हैं, यानी सरकार दबाव में आ गई, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि इससे पहले एक मिसाल बन गई थी जेनजीज की, जब नेपाल में एक बड़ी क्रांति हुई थी। हालांकि नेपाल और भारत की तुलना देश के रूप में, जनसंख्या के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में, भौगोलिक स्थिति के रूप में किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती। फिर भी एक जो लहर आई थी जेनजीज की, प्रोटेस्ट की, उन्होंने सरकार गिरा दी, खुद की सरकार बना ली। तो जब सीजेपी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे शुरू हुआ, इससे पहले जंतर मंतर में बहुत प्रदर्शन हो चुके हैं। अन्ना हजारे का प्रदर्शन है, केजरीवाल भी उसी आंदोलन की देन है। तो जब ये सीजेपी का प्रदर्शन दिल्ली में शुरू हुआ जंतर मंतर पर, तो कहा जाने लगा, एक नैरेटिव बन गया कि शायद इंडिया का जेनजी अभी उस वे में नहीं है, उस रफ्तार में नहीं है, उस इंटेंसिटी के साथ आगे नहीं बढ़ रही है ये जेनजी, जैसे नेपाल की जेनजी थी। उनमें तार्किकता थी, एक लॉजिक था, उनकी बातों में दम था। यहां पर मुद्दा आपका था कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा चाहिए आपको, नीट पेपर लीक का आप विरोध कर रहे हैं, छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो तरीका था उस तरीके पे सवाल उठ रहे थे, मीम्स बहुत सारे वायरल हो रहे थे। एक तरह से कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं कॉमेडी शो बन गया था। उस बीच अचानक से शनिवार 25 जुलाई 2026 को, अभी कुछ देर पहले ही, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको हम जेनजी की जीत मान सकते हैं, या हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट किसी नए प्लान के साथ आगे बढ़ रही है? देखिए, इसमें नाराजगी की बात है। नाराजगी ये थी कि लगातार पेपर लीक हो रहे थे और उसके ऊपर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। विपक्ष का आरोप है कि तकरीबन 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये नाराजगी देश के तमाम स्टूडेंट्स में थी और उनके अभिभावकों में थी, जो उसकी तैयारी में इन्वॉल्व थे बच्चों के साथ में। वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर नाराज थे कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ
होता नहीं है। लेकिन इस दफा मामला थोड़ा सा संगीन हो गया। इस बार जिस तरीके से जैन जी सड़कों पर उतरी, जिस तरीके से अभिभावकों का सपोर्ट मिला, जिस तरीके से एक सिविल सोसाइटी का जो सपोर्ट था, विपक्ष का जो सपोर्ट था, उसके बाद में सरकार ने इस डैमेज को कंट्रोल करने की बैकडोर से बहुत कोशिशें की। लगातार सीजेपी नेताओं से बात की जा रही थी, लगातार सरकार के नुमाइंदों के तौर पर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह लगे हुए थे, वो लगातार बात कर रहे थे, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा था। हल इसलिए नहीं निकल पा रहा था कि इस बार युवा एडमेंट थे कि इस बार एक्शन होना चाहिए। आपने शायद ही कभी ऐसा देखा होगा कि पीएम मोदी सामने आए इस मामले में और उन्होंने 2 बार अपनी रील खुद बनाई। उन्होंने रील बनाकर पब्लिक डोमेन में अपनी बात रखी, लेकिन उसके बावजूद भी युवा तैयार नहीं थे, अभिभावक भी तैयार नहीं थे कि इसमें कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सके। और इसमें तमाम युवा लगे हुए थे कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान से जो एकमात्र उनका एजेंडा था कि इस्तीफा होना चाहिए, और इसको लेकर तमाम नाराजगी चले आ रही थी। और इसमें सीजेपी की तरफ से लगातार यह मैसेज दिया जा रहा था कि इस्तीफे से कम में वो मानने वाले नहीं है, इस दफा वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। और उनका प्रदर्शन उन्होंने ऐलान कर दिया था कि चाहे 10 दिन लगे, चाहे 10 हफ्ते लगे, चाहे 10 महीने लगे, वो लगातार जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे और लगातार धरना देते रहेंगे। सरकार ने इस बात को समझा, मोदी सरकार ने इस बात को समझा, और तमाम बातों के बाद में यह चीज निकल के आई कि अब इस्तीफे का वक्त है, तो धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा। बिल्कुल। तो कुछ फैक्ट्स आपको हम बता देते हैं। ये 2 पन्नों का रेजिग्नेशन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। उन्होंने 575 शब्द लिखे हैं इस इस्तीफे में। और एक अहम फैक्ट ये भी है कि 36 का आंकड़ा हो गया भाई साहब, 36वें दिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और इसके बाद जो दीपिके है उनका ट्वीट आया है। दीपिके ने कहा कि वो कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो अब एक अलग तरीके का नरेटिव यहां बनता जा रहा है। तो थोड़ा सा ये जो इन्होंने लिखा है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा लिखा है, और कांग्रेस जनता पार्टी का जो ट्वीट आया है, जरा इस पर बात करते हैं। सीजेपी ने तो कह दिया कि कॉकरोच इज बैक, कॉकरोचेस वन, डेमोक्रेसी वन, जय हिंद। आगे क्या? आगे अब देखिए, इसके बाद जो परिपाटी शुरू होगी वो ये होगी कि मोदी सरकार को भी दबाव में लाया जा सकता है। ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा टूल है, क्योंकि अभी तक जो मान्यता थी वो ये थी कि आप कितनी ही मांगे कर लें, इस्तीफे इस सरकार में नहीं होते हैं। लेकिन ये पहली दफा है कि इस तरीके से दबाव में आकर मोदी सरकार में एक मंत्री इस्तीफा दे रहा है। अब इसके बाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव या विपक्ष के जितने तमाम नेता हैं वो इस बात पे लगे रहेंगे कि जिन चीजों पर वो मुख्यतः मुद्दे उठाते थे और उन मुद्दों को सुन लिया जाता था और उसके बाद में बात आई गई हो जाती थी। लेकिन अब ये ट्रेंड कितना आगे बढ़ पाता है ये देखने वाली बात होगी कि इस सरकार में भी मंत्रियों के इस्तीफे होते हैं। खास तौर से ये चीज डिपेंड करेगी, क्योंकि अब यूपी का इलेक्शन भी है, कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में यूपी इलेक्शन आने वाला है। तो इसको लेकर जो पूरा विपक्ष है वो फिर से इकट्ठा होगा और उसको कहीं ना कहीं ये साहस मिलेगा कि उसके लिए जगह है, वो मोदी सरकार को भी दबाव में ला सकते हैं। हालांकि इसमें जो मुख्य भूमिका है वो सीजेपी की है। तो सीजेपी जिस तरीके से अभी तक वो अपने मूवमेंट को लेकर आई है, वो अब आगे कैसे अपना मूवमेंट चलाती है, ये बहुत दिलचस्प रहेगा। ये देखना आगे बड़ा दिलचस्प रहेगा राम, कि आगे ये किस तरीके से अपने मूवमेंट को लेकर जाते हैं। जैसे सोनम वांगचुक का जब अनशन खत्म हुआ तो उसके बाद ही ये सवाल उठने लगे थे कि अब ये मूवमेंट अब क्या होने वाला है। तो अब ये इस्तीफा हो चुका है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सीजेपी अपने मूवमेंट को, अपने अभियान को अब कैसे आगे बढ़ाती है। तो देखिए, अभी तो ऐसा है कि सीजेपी ने सोशल मीडिया में जो अपनी बखत बनाई है, जो हैसियत दिखाई है पूरी दुनिया को, करोड़ों फॉलोअर्स
तो सोशल मीडिया से निकल के जब दीपके और उनकी टीम जब दिल्ली पहुंची जंतर मंतर, तो शुरू में यही कहा जा रहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, 2-4 दिन बैठेंगे, पुलिस उठा के ठिकाने लगा देगी। लेकिन अब जिस तरीके से अंजाम हुआ है, इत्तेफाक इसे नहीं कहा जा सकता। एक पूरी 36 दिन की तपस्या है युवाओं की, और लाठियां भी खाई हैं युवाओं ने, उनके परिजन भी पहुंचे थे, किस तरह की तकलीफें झेली। फिर सरकार की भी किरकिरी हुई जब लाठीचार्ज वाला प्रसंग सामने आया। इसी बीच शुक्रवार की रात को ही इल्मान जी, नीट पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया था। यानी कल से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सरकार सोच तो रही थी, सरकार की संवेदनशीलता पर यहां पर बात होनी चाहिए, तो 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया था एनटीए के। बर्खास्त अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की बात भी सरकार कह रही है, और जो एनटीए के अधिकारी हैं वो ये बताते हैं कि एनटीए में सुधार के लिए जल्द ही और एक्शन लिए जाएंगे। एक दिन पहले सरकार ने गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिवों को बदल दिया था। आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बदलाव करने की बात कही जा रही है। संस्था में तकनीकी सुधार लागू किए जाएंगे, ये भी बात कही जा रही है, ताकि परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा ऐसा टेस्टिंग सिस्टम तैयार किया जा सके जिसमें पेपर लीक की गुंजाइश ही ना हो। एनटीए 4 जो सीनियर जनरल मैनेजर है और यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स लेके आएगा। ये बहुत बड़ी बात है इल्मान जी, यंग प्रोफेशनल्स टर्म का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि क्या अब युवाओं को एक अलग नजरिए से देखना शुरू होगा भारत में, खासकर राजनीतिक दृष्टिकोण से? देखिए, ये बात बहुत समझने की है कि कहीं ना कहीं सरकार के आकलन में कमी रह गई है। पहले दिन से, जैसा कि आपने कहा कि जैसे आम प्रोटेस्ट होते हैं हमारे यहाँ की, नेता आते हैं या जो प्रदर्शनकारी हैं वो आते हैं, अपना टेंट लगाते हैं, 4 दिन प्रदर्शन चलता है और उसके बाद में वो गुम हो जाते हैं। लेकिन बात आई गई हो जाती है। लेकिन इस बार ये जो प्रदर्शन है ये थोड़ा अलग तरीके का था राम। यानी इसमें जिस तरीके से उन्होंने पूरा मैनेज करा, उसमें कहीं भटकाव नहीं था। उसमें एक सूत्री जो मांग थी वो मांग आज पूरी हो गई इतने कम समय में। हाँ, तो आप युवा उत्साह जरूर दिखा उसमें। आप मोदी सरकार के सामने खड़े होकर इस चीज का साहस कर रहे हैं कि एक मंत्री का आप इस्तीफा मांग रहे हैं और वो इस्तीफा हो जा रहा है, तो ये युवाओं की शक्ति है। भारत 36 दिन जरूर लगे, 36 दिन जरूर लगे, लेकिन 36 का आंकड़ा आखिरकार पूरा हो ही गया। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा डलवा लिया। तो ये समझने वाली बात है कि देश युवाओं का है। इस वक्त युवा शक्ति अपने पूरे चरम पर है अपने देश में, भारत में। तो ये चीज समझना पड़ेगा, ये चीज सरकार को भी समझना पड़ेगा कि बातों और उसका अमल, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एक बातें होती हैं, एक कागजों पर चीजें चलती हैं, और उसका अमल, तो जब तक आप अमल करके अब नहीं दिखाएंगे तो ये जैन जी के जो युवा हैं ये मानने वाले नहीं है। अब वो दौर चला गया है कि जब आप खड़े होकर अच्छी अच्छी बातें करें और जमीन पर जब उसका अमल की बात आए तो उस पर कुछ नजर ना आए। तो अब ये सरकार को नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अपनी चीजों को आगे बढ़ाती है, और युवाओं का आकलन करने में आखिर कमी कहां रह गई, ये भी उनको सोचना पड़ेगा। मुझे एक बहुत प्यारा एक कथन याद आता है। किसी मशहूर साहित्यकार हैं, उन्होंने कहा है कि जो मोहब्बत है वो बहुत मुख्तसर होती है, लेकिन भरोसा बहुत तवील होता है। बिल्कुल। तो क्या ये कुछ इसी तरह का मामला फंस गया कि मोदी जी मोहब्बत की तो खूब बातें करते हैं, जेनजीज की बात करते हैं, युवा पीढ़ी की बात करते हैं, हर वर्ग को लेकर के वो आगे चलने की बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं भरोसा तवील हो गया यहाँ पर। इसलिए इसमें थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से सोशल मीडिया ने पूरे चीजों को जिस तरीके का माहौल बना दिया, जिसको हम बोलते हैं, और नरेटिव, यानी इंस्टाग्राम वर्सेस व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि मीम की बाढ़ आ गई, तो ये युवाओं के जो टूल हैं इसमें कम्युनिकेशन बहुत जल्दी है। अब आप समझिए 36 दिन में ये हो गया जो पिछले 2014 से तो कम से कम नहीं हुआ। कई मंत्री पर सवाल उठे, कई मंत्रियों पे विवाद हुए, लेकिन इस तरीके का माहौल, अरे अपने यहाँ का केस देख लीजिए ना, विजय शाह वाला, सेना पे बयान, कर्नल सोफिया कुरैशी पे बयान, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, बट बाल भी भूम का बाका नहीं। बट यहां पर केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा निकलवा लेना
ये तो प्रोटेस्ट की ताकत ही मानी जाएगी। अब इसके पीछे पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, मोदी जी की सोच क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट की सोच क्या है, ये बहुत अलग बातें हैं। कुछ समय में ये सब चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन राइट नाउ जो हम बात कर रहे हैं, आज शनिवार 25 जुलाई 2026 की दोपहर को हम बैठ के जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में कहीं ना कहीं अभी बहुत बार ये मुद्दा उछलेगा कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान मजबूर हुए हैं इस्तीफा देने के लिए। तो हाँ, 90% बार हाँ पे होगा कि बिल्कुल वो मजबूर हुए हैं। हालांकि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया, तो कुछ केस है हमारे पास कि इससे पहले भारत में नैतिकता के आधार पर बड़े बड़े पदों पर कब इस्तीफे हुए, तो वो भी थोड़ा हम आपको बता देते हैं। केंद्रीय मंत्रियों की हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो रेल मंत्री थे 1956 में, और इन्होंने अरियालूर रेल हादसे के बाद रिजाइन कर दिया था अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर। एक और नाम आता है वीके कृष्ण मेनन का, ये भी रेल मंत्री थे, 1962 की बात है। वजह भारत चीन युद्ध में सैन्य विफलता के बाद इन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद माधवराव सिंधिया जी आते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री थे, 1993 की बात है। वजह रही इनके इस्तीफे की इंडियन एयरलाइंस विमान हादसा। और अभी रिसेंट की अगर हम बात करें, हालांकि रिसेंट में अभी वो हैं, बात है 1999 की, नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे ये भी, और असम के गैसाल रेल हादसे में 280 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद इन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। तो कुल 4 ऐसे केस अभी हमारे सामने आते हैं, और अब 5वां जुड़ गया है 25 जुलाई 2026, और वजह है सीजेपी का प्रोटेस्ट, नीट पेपर लीक, युवाओं के मुद्दे, पूरी सरकार घिर गई, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। 2 पन्नों का इस्तीफा लिखा, 575 शब्द लिखे, और नैतिकता के आधार पर उन्होंने ये चीज स्वीकार की। अब एक और बात आती है इल्मान जी, बड़ा अच्छा एक प्रसंग है कि 29 साल पहले यानी 97-98 में धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक पर लाठियां भी खा चुके हैं। कैसे, वो प्रसंग भी जरा बता देते हैं कि प्रधान के एक सहयोगी थे, प्रशांत राउत उनका नाम था, उन्होंने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया है, एक बड़े अखबार को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने बताया कि 1997 में ओडिशा में एक पेपर लीक हुआ था, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि सेक्रेटरिएट के बाहर प्रधान ने प्रदर्शन किया था। तो उस समय प्रधान मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने प्रदर्शन किया था 1997 में, जब ओडिशा में पेपर लीक हुआ था। इसमें करीब 1500 छात्र शामिल हुए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था, और धर्मेंद्र प्रधान को भी बुरी तरह पीटा गया था, और उनके शरीर पर कई जगह चोटें आई थी और फ्रैक्चर भी हुआ था। अब जरा सा चूंकि इस्तीफे की बात हो रही है, तो 2014 से लगातार मोदी कैबिनेट का हिस्सा थे धर्मेंद्र प्रधान। छोटी मोटी हैसियत उनकी है नहीं, बहुत बड़े मंत्री हैं। तो थोड़ी सी कुछ टाइमलाइन हम इनकी बता देते हैं कि ये साल 2000 में दोस्तों पल्लहड़ा सीट से ये विधायक चुने गए थे। 2004 में देवगढ़ सीट से पहली बार लोकसभा सांसद बने थे। 2014 से 2019 तक यानी मोदी 1.0 में ये पेट्रोलियम और कौशल विकास मंत्री थे। फिर 2019 से 2024 तक मोदी 2.0 में पेट्रोलियम, इस्पात, और 2021 से शिक्षा मंत्री का पद संभाल रहे थे, और 2024 से 26 तक मोदी गवर्नमेंट 3.0 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे। विवाद जुड़ गया एनटीए परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के आरोपों को लेकर, छात्रों और विपक्ष के निशाने पर आ गए, और आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर 36 दिनों तक प्रदर्शन किया। आज 36वां दिन है, 36वें दिन धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा सौंप दिया है। तो अब क्या हमारी जो ये युवा पीढ़ी है, क्या अब इस तरीके का नैरेटिव सेट कर रही है भारत में कि नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भारत हो, कोई भी देश हो, छोटा हो या बड़ा हो, गड़बड़ी होगी तो युवा रोर करेगा, युवा दहाड़ेगा, और इसी तरह से अब वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। अब इसमें लॉजिक कितना है, मैजिक कितना है, संयम कितना है, धैर्य कितना है, ये अलग बात है, लेकिन मायने रखता है रिजल्ट, और रिजल्ट ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। तो कहां जा रही है अब युवाओं की गाड़ी, कैसे संदेश है इसमें, बेसिकली संदेश छुपा हुआ है कि अब आप युवा शक्ति को कमतर नहीं हल्के में नहीं ले आप हल्के में नहीं ले सकते। आप जो कह रहे हैं वो आपको करना होगा, और करने के अलावा अगर कहीं उन्हें कुछ नजर आ रहा है कि ये गलत हो रहा है, जैसे पेपर लगातार लीक हो रहे थे, ये बात सच है कि इसमें बहुत युवा परेशान थे, उनके अभिभावक परेशान थे, सालों की मेहनत पर पानी फिर रहा था। आप लगातार मेहनत करते हैं और पता चला है कि पेपर लीक हो गया, तो अब आप भी परेशान हो, आपके अभिभावक भी परेशान हैं, और इसमें लाखों नहीं
करोड़ों लोग शामिल हैं, एक उम्मीद रहती है आदमी को कि उसके जीवन में कुछ बेहतर होगा। तो अब ये सरकारों के लिए बहुत अहम मुद्दा है कि वो युवा शक्ति को समझें, वो उनको उनके लिए समझने का ये मुकाम है कि उनको युवाओं को कैसे लेना चाहिए, उनके बारे में क्या फैसले लिए जा सकते हैं, उनके हित में आगे क्या किया जा सकता है। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक युवाओं को यह माना जाता था कि युवा है बोल के चले जाएंगे, लेकिन अब ये वो युवा नहीं है, ये वो युवा है जो आए हैं, ये सोशल मीडिया पर लिखेंगे, टिके रहेंगे और अपनी बात पर अड़िग रहेंगे और अपनी बात को मनवाकर ही दम लेंगे। तो ये सरकारों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अब समझें, अब वो इसका आकलन करें कि कहां गलती हुई है, कहां चूक हुई है और कैसे युवाओं को, देखिए किसी भी देश के युवा उसके भविष्य के लिए होते हैं, एसेट्स हैं, वो हमारे मिल्कियत है, वो हमारी संपत्ति है। वो आगे देश कैसा बने ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हमारे युवा कैसे काम कर पाते हैं, कि कितने मौके उनको मिल पाते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि आज का जो युवा है वो पूरी दुनिया को देख रहा है सोशल मीडिया के जरिए, उसके पास में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि अब वो एक क्लिक पर जाके देख लेता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है और दूसरी कंट्रीज में क्या हो रहा है। तो ये हमारी सरकारों को समझना होगा कि अब वो युवाओं को उस तरीके से टैकल नहीं कर सकते जैसे 20 साल पहले युवाओं को संभाला जाता था, बोल के या उनको आप अच्छी बातें भरोसा दिला के। अब ये आप इस तरीके से अब युवाओं को डील नहीं कर सकते हैं। अब युवाओं को आपको डिलीवर करके दिखाना होगा, जस्ट डिलीवरी। तो अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में ये बात फिर साबित हो गई है कि अब युवा चाहते हैं कि उसको डिलीवर करके दिखाइए। तो अब ये सरकारों को सोचना पड़ेगा, अपनी रणनीतियां युवाओं के हिसाब से बनानी पड़ेगी और युवाओं को वो जगह देनी पड़ेगी जिसके वो हकदार है। बिल्कुल, और युवा टेक फ्रेंडली भी है ना। सोशल मीडिया का क्या उपयोग किया इन्होंने, पूरी दुनिया देख रही है। अभी 10 सूत्र में भी आपने वीडियोस देखे होंगे किस तरीके के मीम्स आ रहे हैं। और जब उन्होंने लाठियां खाई, लाठियां खाने के बाद जो उनकी पीड़ा थी, उस पीड़ा को कॉमेडी के अंदाज में, हास्य में जिस तरीके से उन्होंने दुनिया के सामने परोसा, तो दुनिया भी उनकी कायल हो गई। तो ये कहा जा सकता है कि जेन जी में भी कई कैटेगरी हो सकते हैं, कुछ प्रबुद्ध कैटेगरी के हैं, कुछ मूर्ख कैटेगरी के हैं, ऐसा कहा जा सकता है। सोशल मीडिया पर भी ये बहुत सारी बातें आ रही हैं, ये कोई मेरी कही हुई बात नहीं है। लेकिन अगर आप, वही बात है ना कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, तो ये दिखा दिया है जेन जी ने। और सिर्फ जेन जी नहीं, बहुत सारे लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट में समर्थन किया। सीजेपी का विपक्ष के नेता भी पहुंचे, जो बच्चे वहां शामिल थे उनके पेरेंट्स भी पहुंचे। तो ये पूरा मसला जो था दोस्तों, ये नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के पेपर लीक विवाद को लेकर के ये सारा मामला शुरू हुआ था। तो थोड़ी सी इसकी भी टाइमलाइन हम जरा दर्शकों को बता देते हैं। 3 मई 2026 की तारीख थी। देश भर में नीट यूजी 2026 परीक्षा हुई। इस परीक्षा में शामिल हुए करीब 20 लाख स्टूडेंट्स। 12 मई पेपर लीक के आरोपों के कारण परीक्षा रद्द करके री एग्जाम की घोषणा की गई। 15 मई सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत का एक बयान आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि कॉकरोच की तरह हर जगह फैले हैं। तो इसमें उन्होंने बात कही थी, जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको लेकर के बात कही थी। लेकिन इसे बाद में बेरोजगार युवाओं से जोड़ दिया गया। और फिर 16 मई को उदय हुआ एक ऐसी पार्टी का जिसका जमीन पर कोई अस्तित्व नहीं था। सोशल मीडिया पर इस पार्टी ने 24 घंटे 48 घंटे के भीतर करोड़ों फॉलोअर्स बना लिए। इसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके संस्थापक हैं अभिजीत दीपके। और इस पार्टी ने 16 मई को सोशल मीडिया पर अपना मूवमेंट शुरू कर दिया। 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला प्रदर्शन किया था। 20 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर दूसरा विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद 28 जून को सीजेपी का समर्थन कर रहे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक
अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए। 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सीजेपी ने चलो संसद मार्च निकाला। हजारों लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। 21 जुलाई को राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इन्हें हिरासत में ले लिया गया और राहुल गांधी के नाक से खून वाला भी इसमें बहुत फोटो वीडियो वायरल हुए थे। 21 जुलाई को ही संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने नीट, लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा उठाया। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। 22 जुलाई को विपक्ष ने संसद में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन जारी रखा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग रिपीट की। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा। 24 जुलाई को पेपर लीक के बीच एनटीए ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और इनके खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही जा रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इंस्टा पर आए। उन्होंने 2 मिनट 2.5 मिनट का एक वीडियो बनाया, वो वीडियो भी छा गया। उसके बाद जब मोदी जी को लगा कि जेनजीज उनके फ्रेंड्स वाले मित्रों के बाद फ्रेंड्स वाले संबोधन से वो राब्ता रख रही है, ताल्लुक रख रही है, कनेक्ट कर रही है, तो मोदी जी फिर आते हैं थैंक्स बोलने के लिए। 25 जुलाई यानी आज शनिवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। तो नॉर्मली ये तो एक इस्तीफा ही है केंद्रीय मंत्री का, लेकिन चर्चा करना इसलिए इस पर जरूरी है, मैं और इल्मान जी इसलिए आपके सामने आए क्योंकि ये कोई सामान्य इस्तीफा नहीं है। ये इस्तीफा वो इस्तीफा है जिसने मोदी गवर्नमेंट के 2014 से लेकर 2026 जुलाई तक का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोदी गवर्नमेंट के मंत्री सीना ठोक कर कहते थे कि ये वो सरकार है जहां पर किसी भी मंत्री के इस्तीफे नहीं होते, मगर एक ऐसी पार्टी जिसका उदय अभी महज 1-2 महीने पहले ही हुआ है और जमीन पर अभी उनका कोई ऑफिस भी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर ये पार्टी चलती है, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। इसको जेनजीज की भी पार्टी कहा जा रहा है। तो इस पार्टी ने, मोदी जी की पार्टी बीजेपी, इससे पहले का बहुत लंबा इतिहास है बीजेपी का, बहुत पुरानी, सालों पुरानी एक बहुत बड़ी पार्टी को कहीं ना कहीं उसकी नींव हिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है जेनजीज के इस प्रोटेस्ट ने। तो इस प्रोटेस्ट का एक आउटकम तो मेरे हिसाब से ये निकल रहा है इल्मान जी कि कभी भी युवाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, किसी को भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। ये लोकतंत्र है और इसमें सभी के पास अपनी ताकत होती है, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, इनके साथ पास में सबके पास में अपनी अपनी ताकत होती है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में ये चूक हुई है कि युवाओं को कमतर मान के चला जा रहा था, लेकिन युवाओं ने साबित कर दिया कि वो कमतर नहीं। तो आप भी बताइएगा इस पूरे घटनाक्रम से आपका आउटकम निकल रहा है, आप क्या सोचते हैं? जो भी आपकी राय है, जो भी आप कहना चाहें, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर किसी अगले वीडियो में मैं अपने साथी इल्मान खान के साथ आपसे करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए द सूत्र। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।